नहीं शर्मा जी, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजनेता सच में इस देश के साथ उन्होंने बहुत दुष्टता की है। और उसका जानते कारण मैं जो समझता हूँ कि वो ये योग्यता ही नहीं रखते हैं कि इस देश को वो रिप्रेजेंट करें। इस देश को रिप्रेजेंट कायदे से सुभाष चंद्र बोस जी को करना चाहिए था, और वो उस समय के इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। एक व्यक्ति जो अपने, अब जिसको जो है सुभाष चंद्र बोस ने ही राष्ट्रपिता की उपाधि दी, महात्मा की उपाधि दी, उस व्यक्ति ने, जो कि कांग्रेस का सदस्य भी नहीं था, उस व्यक्ति की हठधर्मता देखिए कि उसने सुभाष चंद्र बोस को काम नहीं करने दिया और एक ड्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ा और उन्हें इस देश को छोड़ना पड़ा। अब ये शर्मा जी, ये बात हमको कहना ही पड़ेगी और समझना भी पड़ेगी कि जो व्यक्ति अपने आप को ये कहता हो कि यह देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा, मेरे शव पर होगा, जब जिन्ना ने और जवाहरलाल नेहरू ने बदमाशी से अपने अपने हित को साधने के लिए इस देश को बांटने का निर्णय लिया, तो इस निर्णय पर जो है माननीय टंडन साहब और सीमांत गांधी जी सभा में वर्चुअली रोए हैं। वो उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे जो है इन जानवरों के सामने जो है ना फेंक रहे हो, ये बहुत बुरी बात है, और बहुत जितना वो कह सकते थे उन्होंने कहा, राइट। इसके बाद जब जो है माननीय महात्मा गांधी जी का टर्न आया बोलने का, तो उन्होंने ऐसी लीपापोती की, वो से सुनिए आपका दिल जो है ना रो देगा। जानते हो माननीय राष्ट्रपिता गांधी जी ने क्या कहा? देखिए, मैं ऐसा सोचता हूं कि अभी जो वर्किंग कमेटी में लोग हैं उससे अच्छे लोग नहीं हो सकते हैं। उन्होंने जो भी निर्णय लिया है हमें उसे मान्य करना चाहिए। ये क्या उनकी घोषित जो है नीति के विरुद्ध नहीं था? तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। और देखो, पूरी व्यवस्था में एक ऐसे व्यक्ति को सत्ता में बिठाने का अंग्रेजी साजिश को माननीय महात्मा जी ने उनके दबाव में आकर उसे देश के ऊपर थोप दिया। अन्यथा जवाहरलाल नेहरू को तो एक वोट भी नहीं मिला था वर्किंग कमेटी में। और मेरा ये मानना है कि जिस व्यक्ति को एक भी वोट ना मिला हो, उसके बारे में ये भय फैलाना कि यदि वो नहीं बनाते तो वो जो है देश को बांट देता, पार्टी को बांट देता। अरे जिसके पीछे एक व्यक्ति ना खड़ा हो वो किसको बांटेगा? क्यों बांटेगा? उसकी हैसियत और औकात क्या है बांटने की? और इसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उसने शुद्ध दुष्टता की है। उसे मालूम था कि हम तुष्टीकरण की नीति अपना के इनको मूर्ख बना के इनके वोट कबाड़ सकते हैं, तो फिर वो सब किया गया। मैं कह रहा हूँ आपको मालूम है जी, एक चीज आपको मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू ने तुष्टीकरण की राजनीति की, लेकिन उस तुष्टीकरण की राजनीति में क्या था कि जैसे अंबेडकर मांग रहे थे कि हमको चमरिस्तान चाहिए, और उसी का नतीजा था कि जो गुजरात और महाराष्ट्र का बंटवारा हुआ। और ये जो है सरदार पटेल मांग रहे थे कि ये जो है हमारा जो है गुजरात दे दो, तो उनको गुजरात मिल गया और अंबेडकर को महाराष्ट्र मिल गया। वैसे ही ये पंजाबी नहीं, लेकिन ये कार्रवाई तो 1956 में हुई है। अरे महाराज सुनिए तो, नहीं तो 1956 में तो माननीय सरदार पटेल जी ऊपर पहुंच चुके थे। नहीं वो तो 1950 में ही चले गए थे बेचारे। नहीं, ये जो संविधान में आपको आरक्षण देखने को मिला है, ये जो है इन्हीं शर्तों पे हुआ कि भाई ये सब हंगामा अभी मत करो, बाकी आपको क्या चाहिए। तो अंबेडकर को संविधान बनाने का अधिकार दिया, तो उसने क्या कर दिया कि चमरिस्तान अगर नहीं दे रहे हो तो हम पूरे देशों को चमरिस्तान बना दे रहे हैं।
मेरे ख्याल से हमें इतनी स्ट्रांग भाषा का यूज नहीं करना चाहिए। और मैंने अभी तक जो अध्ययन किया, मतलब क्या जो है, नहीं, देखिए ये जो आरक्षण शब्द है ये क्या है? देखिए, यदि आरक्षण में उनकी भावना इतनी खराब होती तो उसे 10 वर्ष का अस्थायी क्लॉज नहीं बनाया जाता। हम ये कह रहे हैं कि 10 वर्ष की बात नहीं है, 10 दिन 10 महीने का भी क्यों हो नहीं, लेकिन यदि कोई पीड़ित हो और उसको जो है रिप्रेजेंटेशन उन हालातों में मिल जाए जहां पे कि लोगों को दबा के रखा गया है, तो मैं उसमें कोई हानि नहीं देखता हूँ। दबा के रखा गया है भाई, अल्टीमेटली इनके साथ जो है लोगों ने गलत काम तो किया। आजादी के बहुत वर्षों तक जो है ना, ये लोग जो है इनकी बारात जो है उसमें लोग चप्पल पहन के इनके जमींदारों के घर के सामने नहीं निकल सकते थे। इतना उत्पात मचा के रखा, और ये मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है। हम लोगों ने इस पे कार्रवाइयां की हैं। ये तो प्रशासन का काम था ना, तो ये प्रशासन का काम था। देखिए, मैं आपको बताऊं, के जो है मौलिक अधिकार को हम नहीं दबने देंगे। ये प्रशासन वही प्रशासन है जो अंग्रेजों ने अपने टट्टू जैसा बनाया था, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती ना होने पर भी उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा देता था। हमारा प्रशासन वही था। हमने उसी प्रशासन को जो है एज इट इज अपने देशवासियों के ऊपर थोप दिया। हमने उसे अकाउंटेबल क्यों नहीं बनाया? आज हमारा कोई यदि इन ओहदों पर बैठे व्यक्ति यदि गलत निर्णय लेते हैं, भ्रष्टाचार करके घूस खा के गलत निर्णय लेते हैं, तो उनकी जिम्मेवारी क्यों नहीं होना चाहिए? उन्हें मठाधीश लॉर्ड क्यों बना दिया गया? आप उनके गलत निर्णय को लेके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते आपकी पैर की जूतियां घिस जाएंगी, आपकी एड़ियां तक घिस जाएंगी, और ये पक्का नहीं मालूम है कि आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमने ऐसा कुत्सित जो है तंत्र क्यों जो है अपने देशवासियों पर थोपा? देखिए, इसके लिए मूल टारगेट में अगर जाएंगे ना, मेन टारगेट जिसको करना है, सबसे बड़ा टारगेट का काम होगा राजनीतिक। तो वो जो आप टारगेट क्या, देखिए मैंने जो है सब सही हो जाएगा। देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ। हमारे इस अभियान में राजनीति और राजनीति के लक्ष्य दोनों को हमने बहुत बारीकी से एड्रेस किया है। तभी हम ये बात कह पा रहे हैं कि हमारी रणनीति के तहत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे और उनके ऊपर चंद्रगुप्त विजयी होंगे, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए। और ये चंद्रगुप्त कौन है? वो लोग हैं जिनमें ऊर्जा है, जो संगोष्ठी करेंगे, जिनकी भावना में जो है ना राष्ट्रीय प्रेम है, वो लोग। और उन जो है 21 ऑब्जेक्टिव जो कि इस देश को बदलने वाले हैं, जो भारत में अपराध तो छोड़ दीजिए, भ्रष्टाचार तो छोड़ दीजिए, किसी को गरीब नहीं रहने देंगे, किसी को बीमार नहीं रहने देंगे, क्योंकि बीमारी हमने अपने लोगों के ऊपर थोपी है। बीमारी का जो मुख्य सोर्स है हमारा खान पीन और जो केमिकल हमने अपने ऊपर थोप लिए हैं। आज स्थिति इतनी खराब है कि जो हमारी फूड चेन है वो विषाक्त हो चुकी है। हमारी पूरी फूड चेन पॉइजनस हो गई है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कैंसर विलोपित हो जाएगा, क्योंकि कैंसर आपकी सेल का आपके द्वारा उस सेल पर जो केमिकल अत्याचार हो रहा है उसकी प्रोटेस्ट है। आपकी सेल को जिस ढंग से बिहेव करना चाहिए वो वैसी ग्रो ना करके आउट ग्रोथ करने लग रही है। तो जिस सेल में इतनी ताकत है कि ट्रिलियंस ऑफ मेमोरी है, जो सेल कभी कोई गलती नहीं करती है, यदि आप जो है केला खाते हैं तो मानव का जो है ना वो सेल में कन्वर्ट हो जाता है, और वही केला एक हाथी खाता है तो वो हाथी के सेल में कन्वर्ट होता है। ये सेल में ट्रिलियंस ऑफ द मेमोरी है, जो कि दिमाग की मेमोरी से भी ज्यादा है उसमें। तो वो सेल जो है हमारे इस कहना चाहिए कि एट्रोसिटीज के अगेंस्ट जो हमने चारों तरफ से केमिकल थोप दिए हैं, उस एट्रोसिटीज के कारण हमारे वो सेल विद्रोह कर रहे हैं। मतलब हमारी दुष्टता तो देखो, जिसको हम ठीक ढंग से एड्रेस नहीं कर रहे हैं, हम छोटी मोटी चीजों को एड्रेस कर रहे हैं।
आप ये बताइए, आप कहाँ बलात्कार नहीं कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम के साथ? आप ये देखिए, 16 करोड़ लीटर दूध पैदा करके 64 करोड़ लीटर दूध कितनी बेशर्मी से बेचा जा रहा है, और 48 करोड़ लीटर दूध जो है वो यूरिया से बनाते हुए और बेचते हुए हम लोगों को शर्म नहीं आती है, चाहे वो अपने आप को अन्न देवता कहें या कुछ देवता कहें। हम एक रणनीति के तहत अपनी गायों की संख्या बड़ी आसानी से 100 गुना कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? 10 गुना कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? और इसके लिए अभी जो सिस्टम है वो खराब सिस्टम है। क्यों? क्योंकि आप गायों को खिलाने के लिए खर्च कर रहे हैं। हम इसका उल्टा सिस्टम की बात कर रहे हैं। जो जंगल है वो कम्युनिटी की ऑनरशिप में होना चाहिए। हमें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बदलना होगा। हमारा मकसद केवल ये होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। तो पेड़ भी लगाने का काम करें, उसमें हम जो है ना चारों तरफ खाई खोद के एक्वाकल्चर करने का काम करें, और खाई को खाई से जोड़कर हम, और चारों तरफ जो है ना 4 तरीके के पेड़ों को लगाकर हम पूरी व्यवस्था को ही बदल देंगे। पानी इतना अंदर चला जाएगा कि फिर से जो है हमारा पानी 8-10 फीट पे आ जाएगा। हम जानवरों के राहट से पानी निकाल पाएंगे, हमें मोटर लगाने की जरूरत नहीं होगी। हम जो है पूरे सिस्टम में फिर से जो है गायों को और बाकी एनिमल्स को इंटीग्रेट कर पाएंगे। और हमारा एक कहना और भी है, मानव को अपनी ये सोच बदलना पड़ेगी कि हम हर किसी का उपयोग करें। उनको, वो भी जो है ना एक क्रीचर हैं, हमारे जैसे वो भी एक क्रीचर हैं। हम यदि उनके सम्मान और दया के साथ उनको हैंडल करें, जो आप कह रहे हो कि उन्हें काट के हम खाएं ना, हम शाकाहारी बने और अपने शाकाहार में भी प्रोटीन्स और उसकी बैलेंसिंग के हम सिस्टम जो है ना इस ढंग से स्ट्रांग कर दें कि हमारे हर गरीब को वो न्यूट्रिशन मिले। उसे अलग से जो है ना विटामिन की टैबलेट ना खाना पड़े, क्योंकि केमिकली बनाए गए विटामिन जो है वो सिस्टम में गलत कर रहे हैं। आप ये बताइए, हम हर चीज में हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं, मुर्गियां हो, इसमें हो, फलों में, सब्जियों में। हम कितना अत्याचार खुद के ऊपर करेंगे और इसके ऊपर करेंगे, और हम अपने आप को भला और अच्छा व्यक्ति कहते हैं। शर्मा जी, हम भले और अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, हमारा डीएनए डिस्टॉर्ट हो गया है। अब टेक्नोलॉजी से हमें यह ना करने की संभावना ही, मतलब करने की संभावना ही खत्म कर देना चाहिए। देखिए, मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूं। जैसे एक तो जैसे मान लो ब्रीडिंग सेंटर करके हमने कहा कि जितनी भी गायें हैं हम उसे 10 गुना लेके जाएंगे, और वो भी अच्छी गायों को, और वो भी हम फॉरेस्ट में उनको इकोसिस्टम देके उन्हें वहां रखेंगे, तो खर्च भी नहीं लगेगा, दूध भी मिलेगा। दूध भी अकेला जो है ना वो न्यूट्रिशियस और अल्फा 2 वैरायटी का ही नहीं होगा, बल्कि उसमें मेडिसिनल वैल्यूज भी चली जाएंगी, तो वो औषधि युक्त मिल्क हो जाएगा, इतना उसको अच्छा हो जाएगा। अब आप ये मुझे बताइए कि यदि हम हर एनिमल को टैग कर दें और ऐप के माध्यम से क्या प्रोडक्शन हुआ, बिना जो है ना किसी के ऊपर थोपे, हम बड़ी आसानी से, मतलब हम ऐसा कोई सिस्टम ना बनाए जिसमें ब्यूरोक्रेसी लोगों के ऊपर अत्याचार करे, रेंट सिंकिंग बिहेवियर करे, उनसे भ्रष्टाचार करे, इसकी संभावना खत्म होना चाहिए। सब डिसीजन पब्लिक लेगी, लेकिन उस पब्लिक को भी मक्कारी और बदमाशी करने का हक नहीं होगा। उसे जो है, ठीक है, अच्छी योजना है। चलिए फिर बाद में चर्चा करते हैं। जय अपन चर्चा करते हैं, लेकिन मैं आपसे दो चीजों पे मैं इस वार्तालाप को खत्म करने के पहले स्ट्रेस करना चाहेंगे। इस रणनीति में वो 2 अंश हैं जिन पे ध्यान देना होगा। एक तो राजनीतिज्ञों को ही हम पराजित कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात, 21 लक्ष्यों को हम 2 तरीके से जनता तक पहुंचा रहे हैं, एक कानून के माध्यम से, दूसरा टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और वो टेक्नोलॉजी ये सुनिश्चित करेगी कि हम और आप अपने लाभ के लिए कुछ गलत ना कर पाए। जैसे ही गलत करोगे वो टेक्नोलॉजी पकड़ेगी और आपको जेल भेज देगी, और 45 दिन के अंदर क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल बिना थाने जाए आपको जेल में भेज देगा। तो जैसे ही आपको ये मालूम होगा कि विथ सर्टेनिटी आपका अपराध पकड़ा जाएगा, विथ सर्टेनिटी आपको सजा हो जाएगी, और वो भी 45 दिन के अंदर, और तब लोगों को पैसे बटेंगे और आपसे दुगना वसूल किया जाएगा, तो किसी की अपराध करने की सोच खत्म हो जाएगी। करने की औकात तो छोड़ दीजिए, सोच खत्म हो जाएगी। इट माइट टेक 6 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ। तो हम एक भिन्न भारत का पैदा कर सकते हैं। हमारा कहना है, ये जो जितने फ्लाईओवर्स हैं, फ्लाईओवर फ्री भारत हो सकता है, ट्रैफिक लाइट फ्री भारत हो सकता है,
और हर किसी को कन्वीनियंस होगी, कोई कहीं पे जैम नहीं होगा। ये जो अभी जो है गाड़ियां ज्यादा हो गई हैं और जितने भी हम ट्रैफिक लाइट लगा रहे हैं उस ट्रैफिक लाइट से उल्टा व्यवधान हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक बार में तो वो ट्रैफिक लाइट पूरी व्हीकल्स को क्लियर भी नहीं कर पा रहा है, तो 4-4-5 बार ट्रैफिक लाइट हो जाती है, तब वो उस एरिया के जितने व्हीकल फंसे हुए हैं वो बाहर निकल पाते हैं। इसके उल्टा जो है हम डाइवर्सन के माध्यम से ट्रैफिक लाइट हटा के क्रॉस सेक्शंस को अवॉइड करके हम कंटिन्यूअस फ्लो कर सकते हैं। व्हीकल की स्पीड भी ज्यादा होगी, इंटर स्पेस भी अच्छा होगा, लेन डिसिप्लिन भी अच्छा होगा और हमें कहीं पे भी नहीं रुकना पड़ेगा। हम कम समय पर बिना पुलिस के हम अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच सकेंगे और उसमें भी टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी। यदि आपकी कोई पर्टिकुलर गाड़ी है और वो गाड़ी को उस लेन में नहीं जाना चाहिए, तो वो टेक्नोलॉजी ऐप आपको कहेगा यू कैन नॉट एंटर इन दिस रोड, और यदि आप धोखे से एंटर कर जाओगे तो वो खुद जो है ना सिस्टम को इंटीमेट करके आपका चालान पैदा कर देगी। तो आपको गड़बड़ करने का स्कोप खत्म करना पड़ेगा। हमें टेक्नोलॉजी, कानून, इन दोनों का और इन नेताओं को बदलने का, इन तीनों चीजों की व्यवस्था हमने अपने मॉडल में करके रखी है। तो माननीय शर्मा जी, मेरा तो आपसे एक निवेदन ये है कि अब चंद्रगुप्तों की सूची बनाइए और एक्सीडेंटल चंद्रगुप्त जो है 2024 में बने, उसकी बजाय यदि हम पहले से उन्हें पहचान करके उन्हें उनकी शक्ति का, उन्हें उनकी हनुमान के बल का आभास दिला के यदि हम उनको गली गली कूचों में पहुंचा के और लोगों को जागृत करने के लिए कहेंगे, और जब वो अभी से 18 महीने तक उन्हीं 21 ऑब्जेक्टिव के बारे में पब्लिक को जागृत करेंगे, तो वो 21 ऑब्जेक्टिव जो है ना उनके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा। तो शुरू में यदि उनके चरित्र में वो समाहित नहीं हो जाएंगे, नहीं होंगे, तो भी इस यात्रा के दौरान वो उनकी सोच का हिस्सा, लक्ष्य का हिस्सा तो बन ही जाएंगे। तो वो डेडिकेट महीने में हो जाएगा। हाँ, वो डेडिकेटेड टीम जो है, देखो यदि हम सही मायने में लग गए तो हम इनको 200% श्योर हैं कि हम 2024 में पूरी 543 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। एटलीस्ट मुझे इसमें कोई भ्रम नहीं है। और आप फरवरी से लेकर के जुलाई तक का टाइमिंग दीजिए, आपको मैं ऑल इंडिया टूर करके लोगों को जोड़ देता हूँ। बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें एक प्रार्थना करना पड़ेगी। इसके लिए हमें हनुमान को की सूची बनाना होगी। यदि हम हनुमान की सूची नहीं बनाएंगे तो एक्सीडेंटल हनुमान जो है वो हो सकता है कि हनुमान का काम ना कर पाए। तो नहीं महाराज, हनुमान बहुत है, आपको बहुत मिल जाएंगे। हम क्या बोल रहे हैं जी, हमको आपको किष्किंधा पे जाना पड़ेगा। हाँ जाएंगे ना, क्या दिक्कत है? अरे महाराज, लेकिन चलना पड़ेगा, खाली फोन पे बात नहीं बनेगी। हम तो देखो जो गुरुजी कराएंगे वो सब करेंगे, क्योंकि नहीं, तो हम क्या बोलते हैं, आप फरवरी से टाइम सेट कर लीजिए। ठीक है, फरवरी से लेकर के अगस्त आप एक शेड्यूल बना दीजिए। हम लोग जो है अपने बनेगा ना, तो अपन उसमें जो है ना ये काम करेंगे कि जो और भी बाकी काम होंगे वो बीच के गैप में अपन करेंगे। तो हर महीने में जो है ना दो या तीन चार जो है ना अपन वो देंगे, वो कंटिन्यूस वाला नहीं रखेंगे। अभी देखिए, फरवरी में 13, 14, 15 है। हाँ हाँ, 13, 14, 15 इंदौर में है। फिर 17, 18 और 17 से लेकर के 21 तक जो है अजमेर में है। ओके, तो अजमेर पहुंच जाएंगे, क्या दिक्कत है? और उसके 13 के पहले ही, जहाँ तक मेरा अनुमान है, कि महाराष्ट्र में नंदुरबार जिला है। हाँ हाँ, और गुजरात में सूरत, ये दो जिले में जो है 13 तारीख के पहले, मतलब 1 से 13 के बीच में फरवरी में होगा प्रोग्राम। ठीक है, इसको टारगेट करेंगे। बिल्कुल करेंगे। 23 मार्च को गोरखपुर के पास में महाराजगंज जिला है, वहाँ प्रोग्राम है। ओके, हालांकि वैसा प्रोग्राम देश भर में हमारा कम से कम हजारों जगह होता है, लेकिन वो कुछ उसमें जाना चाहते, क्योंकि वो हमारे एक गुरु भाई है जो उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ओके, तो 23 मार्च को वहाँ हम लोग रहेंगे। ओके, उसके बाद और
जितने जिले का बीच में मिलता है, यहाँ से जैसे आपके यहाँ से चलेंगे, महाराष्ट्र से चले चाहे यूपी एमपी से कहीं से भी निकलेंगे, तो बीच में और कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं कैंप, उन सबको भी हाजिर करते हुए निकलेंगे, आएंगे जाएंगे, दोनों रूट में मिलेंगे वो सब। हाँ, मेरा कहना है पदयात्रा कहीं पे भी कोई भी जो करना चाह रहा है वो करता रहे, अपन डेजिग्नेटेड पॉइंट पे मिलेंगे और वहाँ पे होमवर्क अपन लोग देखिए पदयात्रा का हम लोग करें, हमारा तो जैसे कि एक निश्चित शेड्यूल है, उस जगह हमको पहुँचना है तो वहाँ पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इस तरह से क्या है कि काफी बड़ी टीम एक्टिव है और सब आपको वहाँ एक से एक जो है मतलब हनुमान मिलेंगे, क्योंकि मेरा बहुत से हनुमान पाल के रखे हैं। नहीं, मैंने गुरुदेव जी का वो सुना है, जय गुरुदेव का, जिसमें उन्होंने कहा है कि ढेर सारे अवतारी पुरुष जन्म ले चुके हैं, उन्हें खुद ये नहीं मालूम है कि वो अवतारी पुरुष हैं, और उनके नाम पते हम आपको बताने वाले नहीं हैं क्योंकि आप उनको हानि पहुंचा देंगे, ये बात भी उन्होंने उसमें कही। और समय आने पर ये अवतारी पुरुष जो है एक छाते के नीचे आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो उसी भविष्यवाणी को अपन पहचान के देखो, दो चीजें हैं, मॉडल तो ये है कि यदि नहीं होगा तो कैजुअल वे में जैसे अभी चल रहा है वैसे ही चलता जाएगा, लोग तो जुड़ ही रहे हैं और चीजें हो जाएंगी, लेकिन वो कैजुअल लोग जो है वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे यदि हम डिटरमिन्ड हनुमान लोगों को जो है पहचान के उन्हें शक्ति का आवाज दिला के और उनको जो है ना मोहल्ले मोहल्ले जो भी उनको अपन कार्य क्षेत्र दें, उस कार्य क्षेत्र में वो मोहल्ले मोहल्ले और उसमें संगोष्ठियां करें। संपर्क है ना, आप उसी प्रक्रिया के एक हिस्सा है, बहुत बड़े प्लेटफार्म पे आप है। हाँ, आपको खुद नहीं मालूम है कि आप हैं कहाँ पे, बात हो कहाँ से रही है। ये जिस दिन आप उस फील्ड में जाएंगे ना, तब लगेगा अरे ये तो प्लेटफार्म ऑलरेडी बना ही है, हम तो अभी यहाँ पहुँचे नहीं थे। प्लेटफार्म सब बना हुआ है, सब कुछ स्टेशन बना है, ट्रेन बनी है, खाली हमको आपको जर्नी करना है उस ट्रेन में बैठ के। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हम लोग जरूर करेंगे। न तो रेलवे लाइन बनाना है, न स्टेशन बनाना है, न तो हमको ट्रेन बनाना है, सब कुछ बना है। बहुत सुंदर बात आप कह रहे हैं। आपको बस जा करके बस बैठ जाना है। देखो यदि स्टेशन पे जो है आपको रिसीव करने वाले भी खड़े रहेंगे। मैं बिल्कुल वही बात कह रहा हूँ कि ईश्वर ने हम लोगों को इस निमित्त चुना है, हमें ईश्वर को के प्रति आभारी होना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें आत्मचिंतन, आत्म लाभ तो कहीं दूर दूर तक है नहीं। तो देखा जाए तो ये पूरी व्यवस्था जो है ये ईश्वरी सोच और ईश्वरी शक्ति और ईश्वरी कहना चाहिए प्रभाव में हो रही है। केवल सवाल इतना है कि जिस युग में आपके पास हमेशा जो है कुछ न कुछ पत्र पत्रिकाओं का संदेश या गुरु महाराज के ऑडियो वीडियो जो है मैं हमेशा आपको भेजते रहूंगा। पहले आप उसको सुनिए। इससे क्या होगा ना कि आप जैसे जो मैं कहा ना कि जगह जगह स्टेशन है, रेलवे लाइन बिछी हुई है, हमको आपको केवल बैठ के चलना है जी। तो उसको क्या है ना, देखिए जब आपको गुरु महाराज की वाणियों को आपको मालूम होगा ना तो आप किसी को कुछ कन्विंस कर सकते हैं, समझा सकते हैं, भाई बाबा जी ने कहा है। और उस मिशन में आप कहाँ हैं आप भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, भाई उन्होंने वो कहा है मैं ये कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है जो हमारे गुरु महाराज के भक्त हैं या गुरु महाराज के भक्त अभी ना हो, किसी भी साधु महात्मा को मानने वाले हो, देखिए ऐसा जरूर नहीं कि जो हमारे गुरु महाराज के भक्त है बस वही हम अच्छे हैं। पूरे हिंदुस्तान में भाई साहब गुरु महाराज का कहना है कि लाखों महात्मा हैं जो जीवात्माओं को जोड़ करके रखा हुआ है मुट्ठी मुट्ठी में। और सब महात्मा एक मंच पे, अभी जो हमारा गोरखपुर का प्रोग्राम होने जा रहा है वहाँ पर लेकिन उन महात्माओं का भी लक्ष्य जो है वो जन कल्याण होना चाहिए, उनका खुद का जो है सोच राजनीतिक नहीं होना चाहिए। नहीं, जन कल्याण वाले ही, देखिए क्या है ये गुरु महाराज का जो प्लेटफार्म है ना, गुरु महाराज की भविष्यवाणी है कि देश के जितने भी महात्मा हैं सब के सब जो है इसी झंडे के नीचे आएंगे वैचारिक रूप से। यह
ये आज से 40 साल पहले गुरु महाराज ने हरिद्वार में लाखों महात्माओं को जमा किए थे। ओके। और बहुत बड़ा मंच बनाया था गुरु महाराज ने। और वहाँ पे सब महात्माओं को विधिवत हार फूल पहना के गुरु महाराज ने स्वागत किया था। बहुत और कहा था कि अय महात्माओं, आप लोग एक एक जिले को, एक एक गांव को गोद ले लो। और 1 महीने में पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा। हमारा देश जो है स्वर्ग और वैकुंठ तो आपको जो माननीय गुरुदेव जी ने कहा है, मैं वही बात नहीं कह रहा हूँ क्या? मैं बिल्कुल वही बात कह रहा हूँ जो उन्होंने कहा है। वही बात है। लेकिन उसमें क्या हुआ ना कि जो महात्माओं गुरु महाराज ने वहाँ जमा किया, देश भर के महात्मा आए, खाए नहाए, 2-4 दिन फिर चले आए। क्योंकि उस समय का दौर अलग था। इन महात्माओं को लगा अरे काहे को इनकी बात मानना, हम जो चल रहे हैं वही सही है। आज जो है देश के जितने महात्मा है ना, लगभग सब अनाथ हो गए हैं। गिनती के 2, 5, 10 को छोड़ दीजिए तो बाकी के सब बहुत बेहाल हो गए हैं। तो अब जितने भी मठ मंदिर चलाने वाले लोग हैं, अब उनको लग रहा है कि भाई कोई तो मजबूत स्तंभ मिले जहाँ की ये शासन प्रशासन राजनीति से हम बच जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बचने की स्थिति में सब महाराज आ गए हैं, सब मंदिर आ गए हैं, मठ आ गए हैं, गुरुद्वारा, सब कोई परेशान है। तो अभी जो है ये परेशानी 2024 के बाद खत्म हो जाएगी। हालांकि उसको सॉल्व मतलब होते होते जो है ना 1-2 साल लगेंगे, लेकिन बस अब दिन जो है ना काउंट हो चुके हैं। अब 2024 में परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकेगा और उस परिवर्तन का रास्ता जो है समस्त राजनीतिक पार्टियों के समस्त राजनेता पराजित होंगे। और जिन कार्यकर्ताओं के साथ ये रोज विश्वासघात कर रहे हैं, वो कार्यकर्ता उनको छोड़कर क्राइम फ्री भारत मिशन और जय गुरुदेव जी के झंडे के नीचे आ जाएंगे और वो सही मायने में देश खुद आपको मालूम पड़ जाएगा। वैसे अभी जो आप फरवरी का प्रोग्राम अपने यहाँ अटेंड कर रहे हैं ना, इसमें भी थोड़ा नमूना आपको मालूम पड़ेगा। हालांकि ये कुछ है नहीं, ये तो मात्र हमारे संगठन का समझिए 10% भी नहीं है। लेकिन कुछ वहाँ से आपको फीलिंग होगी कि ऐसा भी है क्या। मतलब एक प्लेटफार्म वहाँ दिखाई पड़े, एक समझिए छोटा सा स्टेशन। जो आप प्रोग्राम अटेंड करेंगे वहाँ से आपको एक फीलिंग होगी कि ऐसा अगर ये है तो फिर बड़ा वाला कैसा है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। अगर छोटा स्टेशन ऐसा है तो बड़ा स्टेशन कितना बड़ा होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक। एक कल्पना आपके अंदर जागेगी जब उसको आप अटेंड करेंगे तब। और वैसा आपको इतना मजबूत, देखिए हमारे साथ गुरु महाराज की ऐसी कृपा है कि बड़े बड़े जो देश भर में बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े बड़े मठाधीश हैं, सब लोग हमारे संपर्क में। सामने से लोग फोन कर रहे हैं कि महाराज जी हम भी आपके साथ हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमको लगे रहिए भाई, जो जहाँ है वहाँ जागरूक बन के पड़े रहो। जब कभी मुलाकात होगी तो देखेंगे। अभी तो केवल फोन पे ही सब साथ में है, लेकिन हम कहते हैं जहाँ हो वहाँ अपना जनता के बीच में अपने आप को हनुमान मान के चंद्रगुप्त बनने की राह पे चल दीजिए और उसके लिए छोटी छोटी जगह में बैठिए, लोगों के साथ चाय पीजिए, उन्हें ऊर्जाकृत करिए, संकल्पित करिए, स्थापित करिए। हम बड़ी आसानी से इसे जो है एक बड़ा जो है ना उसमें कन्वर्ट कर देंगे और बिना ज्यादा पैसे खर्च किए। जैसे आपने ठीक कहा, वैसे तो हम 5 पैसे बिना 5 पैसे खर्च किए कहते हैं, लेकिन चलिए क्योंकि आप आयोजन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो धन व्यय होता ही है। लेकिन फिर भी जो है मूल कॉन्सेप्ट में बिना 5 पैसे खर्च किए हम इन सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे जो अपने कार्यकर्ताओं के भी सगे नहीं हैं, जो सिर्फ अपने आप को चरित्र ना होते हुए, शिक्षा नहीं होते हुए, सोच ना होते हुए, लक्ष्य ना होते हुए सिर्फ अपने आप को ही प्रमोट कर रहे हैं और उनके जेहन में अपने बेटों को भी जो है ना थोपने की पूरी रणनीति चल रही है, जो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो अब जनता जो है मूर्ख बनने वाली है नहीं, और जब उसको जगा दिया जाएगा और जब उसको मॉडल रहेगा। अभी तो प्रॉब्लम ये थी कि सभी दुष्ट ही थे, अब जब उन्हें खुद चंद्रगुप्त बनने का मौका मिल रहा है, क्योंकि हम किसी को चंद्रगुप्त नहीं बना रहे हैं, जिसकी इच्छा है वो अपने बल का स्मरण करे और लग जाए, वो चंद्रगुप्त बन जाएगा।
तो जब ये कमिटेड चंद्रगुप्त जो है विजयी होके पार्लियामेंट में पहुंचेंगे और उनके लिए कानूनों के ड्राफ्ट और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल होगा, तो उन्हें उस पे बिना चिंतन किए वो सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा जो आप कह रहे हो कि सब रेलवे स्टेशन और पटरी वटरी सब जो है ना रेडी है, सिर्फ बैठ के जाना है। तो इन चंद्रगुप्तों को भी सिर्फ बैठ के आगे चलना है, नियम कानून को हाँ की जीत ना की हार करना है। थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन करके जहां गैप्स हैं उनको पूरा कर लिया जाएगा और हम बड़ी आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, है कि नहीं? चलिए ठीक है, फिर कल हाल चल लेते हैं। चलिए चलिए चलिए। तो शर्मा जी आपको जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार